Good morning, all of you. So let's start with our session wherein we are going to cover today's newspaper analysis of 20th of February 2023. So on the first page, the first news is Indians go west, take up residence by investment. So यहाँ पे एक डेटा यहाँ पर शो किया है जिसमें बताया गया है कि इन द ईयर 2022 अगर पूरे साल भर की बात की जाए तो देर आर नियरली 2.25 लाख इंडियंस जिन्होंने कहीं ना कहीं अपना देश छोड़ा है और दे हैव डिनाउंस्ड, दैट मीन्स इन सर्च ऑफ अ बेटर अपॉर्चुनिटी, इन सर्च ऑफ अ बेटर लिविंग, उन्होंने क्या किया, माइग्रेट किया फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। और ना केवल माइग्रेशन हुआ है बट इवन क्या हुआ है कि इवन उन्होंने वहाँ पर जो उस कंट्री की सिटीजनशिप यहाँ पर अडॉप्ट की है और इंडिया की सिटीजनशिप को यहाँ पर कंटिन्यू नहीं किया। अब व्हाट्स द प्राइमरी रीज़न कि ऐसा क्यों हो रहा है? द प्राइमरी रीज़न इज़ कि हम काफ़ी जगह इस तरीके की सिचुएशन देख रहे हैं कि इन सर्च ऑफ अ बेटर लिविंग, कि एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले, एक बेटर अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ करियर यहाँ पे मिले, तो पीपल टेंड्स टू माइग्रेट और फिर वो वहाँ पे जाते हैं। फिर वहाँ के जो नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशन, देन उनके जो किड्स होते हैं उनकी वहाँ पर बेटर अगर अपॉर्चुनिटी है इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी साइट किए गए हैं बाय द नेम पंकज शर्मा जी, जो 50 ईयर्स ऑफ एज के है, कनाडा वहाँ पर गए, देन उनकी वाइफ के साथ, देन उनकी जो बेटी थी, फिर इस तरीके की एजुकेशन उनको कनाडा में मिली, तो उन्होंने सोचा कि अब यहीं पे हमने कंटिन्यू यहाँ पर करना चाहिए। तो अब यहाँ पे जब उन्होंने कंटिन्यू किया तो कहीं ना कहीं उन्होंने कनाडा की ही सिटीजनशिप यहाँ पे ले ली। तो उन सब चीज़ों को यहाँ पे साइट किया गया कि जो डेटा है वो क्या दर्शाता है कि किस तरीके से लोग जो है पिछले साल की अगर बात की जाए तो लगभग 2,25,000 इंडियंस ऐसे थे जिन्होंने फॉरेन सिटीजनशिप यहाँ पे अडॉप्ट की है। सो अगर हम यहाँ पे इस चीज़ को समझें तो पहले भी इससे रिलेटेड यहाँ पर न्यूज़ आई है कि अगर हम पिछले कुछ डेटास को अगर कंपेयर करते हैं तो ये हाईएस्ट था। अगर हम पिछले 10 साल की अगर बात करें तो ये जो कहीं ना कहीं इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, या बिकॉज अगर हम देखें तो अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी चीज़ें हमारे देश में भी है, बट यहाँ पे क्योंकि जो लोगों ने कहीं ना कहीं स्पेशली यहाँ पे जिन लोगों की बात की जा रही है दोज आर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, तो उनके बारे में बताया ही जाता है कि उनका जो मेजर पर्पस है दैट इज़ प्रोफेशनल, कि प्रोफेशनल रीज़न ही वो है, इसी वजह से वो फॉरेन जाते हैं और वहाँ की सिटीजनशिप लेते हैं। बट यहाँ पे इस न्यूज़ में यही बताया गया कि प्रोफेशनल एक आध मतलब रीज़न हो सकता है, द प्राइमरी रीज़न टू मूव वाज प्रोफेशनल, बट आफ्टर कमिंग हियर और भी बहुत सारे रीज़न है, जैसे अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़ हो गई, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो गई, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी। और इवन यहाँ पे जो ऑथर ने एग्जाम्पल दिया मिस्टर पंकज शर्मा जी का, उन्होंने बताया कि मेरी जो बेटी है उसको वो जब हम लोग जब दिल्ली में रहते थे थोड़ा सा, बिकॉज दिल्ली में हमें ऑलरेडी पता है कि पोल्यूशन बहुत है, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो चेस्ट में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। बट जैसे ही हम लोग कनाडा आए तो यहाँ पे एनवायरनमेंट रिलेटेड यहाँ पे इश्यूज़ इतने नहीं है अभी, तो ऐसे में जो मेरी बच्ची है उसको इतने इश्यूज़ यहाँ पे नहीं हो रहे, ऐसा भी यहाँ पे पंकज शर्मा जी ने बताया। सो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से पिछले कुछ समय से अगर 2022 के डेटा की बात करें तो किस तरीके से लोगों ने जो है फॉरेन सिटीजनशिप को यहाँ पे अडॉप्ट किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, दिस वी कैन स्किप, दिस द सिटी पार्ट। Okay, so this news is relating to space sector, that is Chandrayaan 3 lander successfully completes की टेस्ट। सो हमारा जो इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसने ऑलरेडी बताया कि चंद्रयान 3 की जो फाइनल जो लॉन्च है वो हम करेंगे बाय द एंड ऑफ 2023। सो उसी तरफ यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से पहले भी हमने 2 ऑलरेडी यहाँ पर मिशन किए, अभी थर्ड यहाँ पे जो मून पे जो मिशन हो रहा है दैट इज चंद्रयान, यहाँ पर हो रहा है। अब इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे कुछ टेस्टिंग की गई है और वो बहुत सक्सेसफुल है और ऐसा बताया जा रहा है कि जो चंद्रयान 3 है इसकी जो टेस्टिंग की गई है वो बहुत आने वाले समय में बहुत सक्सेसफुल होगी जो अभी यहाँ पर हुई है। सो यहाँ पे व्हाट द न्यूज़ सेज, द Chandrayaan 3 lander has successfully completed the crucial EMI-EMC, that means electromagnetic interference and electromagnetic compatibility test at the UR Rao satellite center here. So यहाँ पे बताया गया कि इसको स्टार्ट यहाँ पे 31 जनवरी को किया था, 2 फरवरी लगभग 3 दिन तक ये पूरा यहाँ पर टेस्ट हुआ था और ये बहुत सक्सेसफुल रहा। और अब हमारे लिए आने वाले समय में जिस तरीके से हम चंद्रयान 3 का यहाँ पर लॉन्च इसी साल के एंड में यहाँ पर करने वाले, तो वो और बेटर तरीके से, क्योंकि यहाँ पे इसका करने का रीज़न क्या है उसको हम समझते हैं, दैट इज़
It is conducted to ensure the functionality of the satellite subsystems in the space environment and their compatibility with the expected electromagnetic levels. मतलब जो हम सैटेलाइट्स यहाँ पे इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं वो किस तरीके से जो मून है वहाँ उसके टेम्परेचर में किस तरीके से वहाँ अपने आप को एडजस्ट करके और जो डेटाज है सैटेलाइट्स है वो सिग्नल यहाँ पर दे पाएगा, उसको यहाँ पे एक पूरा एक फ्रेमवर्क यहाँ पे बनाया गया था और उसमें लगभग 3 दिन तक टेस्ट किया गया और वो फेवरेबल सिचुएशन यहाँ पे नजर आई। उसी के बाद इसको फाइनली यहाँ पर कर दिया गया। इसी वजह से यहाँ पे इसरो ने इसको एक अपना मेजर माइलस्टोन भी यहाँ पर करार दिया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। Okay, so today we'll be discussing 2 editorials and 2 opinions. So what the title of the first editorial says, the curious case of the disqualification of a politician. So यहाँ पे बात की गई है कि लद्दाख से जो लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं उससे रिलेटेड उनको यहाँ पे क्या किया गया, उनको यहाँ पे डिस्क्वालीफाइड किया गया और उनसे रिलेटेड अभी क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कह सकते हैं कि सेशन कोर्ट का अलग जजमेंट था, देन केरला हाई कोर्ट का अलग जजमेंट आया, देन जो हमारे संविधान में आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर है उसको यहाँ पर ऑर्डर ने साइड किया, तो उन सब के बारे में बताया गया। सो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है कि केरला हाई कोर्ट ने क्या किया, सस्पेंड कर दिया था वर्डिक्ट ऑफ कवारत्ती डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कि उन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर केस का यहाँ पे चार्जेस था किसके ऊपर, यहाँ पे फैजल पीपी जो एनसीपी के लीडर है और लक्षद्वीप के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, तो उन्होंने 10 साल की जेल दी। फिर केरला हाई कोर्ट ने उसको यहाँ पर मना कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, सस्पेंड कर दिया। अब जैसे जैसे इशू चलता रहा तो अब ये समझ नहीं आ रहा कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि आप जिस दिन आपके ऊपर आरोप लगे तब से आप डिस्क्वालीफाइड हो, या उसके कुछ समय बाद जब यहाँ केरला हाई कोर्ट ने या डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में जिसने तब बताया कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, या फिर अभी तो इसको रोक ही दिया गया है। तो इसी के बारे में यहाँ पर ऑर्डर ने बताया कि बेसिकली डिस्क्वालिफिकेशन तो हुआ है और इन द सेम वे हमने पहले भी देखा था कि जो समाजवादी पार्टी के जो लीडर है आजम खान जी, उनको भी डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया था, तो उनसे रिलेटेड भी यहाँ पर बताया गया। अब ऑर्डर ने यहाँ पर क्या बताया, बैकग्राउंड थोड़ा सा यहाँ पर बताया, उसको समझते हैं। दैट इज Mr. Faisal was convicted by the Kavaratti Session Court on January 11 for attempt to murder। देखिए यहाँ पे उनके ऊपर केस क्या लगा है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा है, ठीक है, एंड सेंटेंस टू 10 years imprisonment, 10 साल की उनको जेल हुई है। द लोकसभा अनाउंस दैट ही वॉज डिस्क्वालीफाइड एज एन MP विद इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ कन्विक्शन, मतलब जब से उनके ऊपर आरोप सत्यापित हुआ तब से वो डिस्क्वालीफाइड यहाँ पे हो गए। बट ऑन January 18 द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फिक्स्ड February 27 एज द डेट फॉर बाई इलेक्शन टू दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी विद द फॉर्मल नोटिफिकेशन। बट इसका ये भी नोटिफिकेशन आ गया कि क्या किया जाएगा, बाई इलेक्शन होगा और नया यहाँ पर लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाएंगे। रीजन बीइंग कि अगर कोई पर्सन डिस्क्वालीफाइड हो जाता है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, राइट। तो ऐसे में उन लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए कोई नेता वहाँ पर चाहिए। इसी वजह से इलेक्शंस यहाँ पर बाई इलेक्शंस की यहाँ पर बात की गई। Then Mr. Faisal appealed to the Kerala High Court for a stay on his conviction and sentence, which the High Court suspended on 25th of January। तो ये पूरा यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट था, बैकग्राउंड था कि बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ और किस तरीके से मिस्टर जो फैजल है उनके ऊपर ये चार्जेस थे। उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहीं ना कहीं अनाउंस किया, देन उसके हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया और देन इलेक्शन कमीशन का क्या टेक था, इसके बारे में पूरा यहाँ पर बैकग्राउंड है। अब यहाँ पे इसका सेकेंड फेज समझते हैं जहाँ पे ऑर्डर ने बात की है प्रोविजंस क्या है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसमें प्रोविजन आता है दैट इज आर्टिकल 102 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या बोलता है, इट स्पेसिफाइज दैट अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंडर सर्टेन कंडीशंस। कुछ कंडीशंस यहाँ पे दे रखी है, दैट इज दीज इंक्लूड होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। हमने पहले भी देखा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का चार्जेस यहाँ पे जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन जी, उनके ऊपर भी लगे। बीइंग ऑफ अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट और नॉट बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सब यहाँ पे सिचुएशन रहती है। देन इट ऑल्सो ऑथराइजेज पार्लियामेंट टू मेक लॉ डिटरमाइनिंग कंडीशंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। दे आर एनालॉगस प्रोविजंस फॉर मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो यहाँ पे बात की गई कि सेक्शन आर्टिकल 102 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो किस तरीके से बात करता है रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन, और वो क्या कुछ लोग हैं जो कैटेगरीज है, जैसे यहाँ पे हमने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अनसाउंड माइंड पर्सन, ये सब के बारे में यहाँ पर समझा। अब यहाँ पे क्या बात है, अब बेसिकली यहाँ पर ऑर्डर ने आर्टिकल 101 की भी बात की और यहाँ पे आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वालिटी की बात की। यहाँ पे ये बात इसलिए की गई क्योंकि एक तरफ यहाँ पे क्योंकि वो पर्सन एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है, अगर उसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाया या वो डिस्क्वालीफाइड हो गया तो वहाँ के लोगों को इश्यूज होंगे, ये तो डेफिनेटली। बट क्या कुछ लोगों को स्पेशल प्रेफरेंसेस दिए जाने चाहिए, ऐसे भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और इसी वजह से अगर कुछ लोगों को स्पेशल प्रेफरेंसेस दिए जाए तो फिर वो राइट टू इक्वालिटी कैसे हुआ, राइट, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट यहाँ पे अल्टीमेटली ये बताया ऑर्डर ने कि क्योंकि ये लोग किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, इनका कुछ से रहता है, इसी वजह से इनके ऊपर डायरेक्टली ऐसे चार्जेस लगाना वो कहीं ना कहीं गलत है। इसी वजह से पूरा प्रोसेस होना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता तो बाई इलेक्शन डेफिनेटली एट द अर्लीस्ट यहाँ पे होने चाहिए।
अब यहाँ पे कुछ केसेज एज आई टोल्ड यू लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में बताया। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, इम्प्लीकेशन में भी कुछ एग्जांपल दिए गए। एक फॉर्मर कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे, अभी तो जेल में है, दैट इज नवजोत सिंह सिद्धू जी, उनके बारे में भी यहाँ पर बताया गया। और अल्टीमेटली अगर इसका पूरे एडिटोरियल का क्रक्स ऑफ द मैटर समझे लास्ट पैराग्राफ से, दैट इज दिस कनंड्रम अराइजेस बिकॉज द लिली थॉमस जजमेंट रिक्वायर्स द सीट टू बी वेकेटेड इमीडिएटली अपॉन डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब लिली थॉमस जजमेंट ये बोलता है कि अगर आप डिस्क्वालीफाइड हो तो इमीडिएटली आपको आपकी सीट छोड़नी पड़ेगी, आप उसको पर्टिकुलर पोस्ट को फिर भी हेल्ड यहाँ पर नहीं कर सकते। देन whereas the Kerala High Court stay tries to ensure that the MP retains the seat until the appeal is decided. The answer will also have an implications for similar cases in the future. मतलब कि या तो ऐसा हो कि जैसे आप डिस्क्वालीफाइड के बारे में पाएंगे आप सीट छोड़ो, या फिर जब तक आपके ऊपर केस मतलब कि आपके ऊपर आरोप कहीं ना कहीं सिद्ध हुआ या नहीं हुआ तब तक आप कहीं ना कहीं उसको कंटिन्यू करें। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा टसल है और ये कंटिन्यूस बेसिस पे ऐसे केसेस हम रिगार्डिंग पॉलिटिशियंस यहाँ पर देखते रहते हैं। तो इसको यहाँ पर ऑर्डर ने सजेस्ट किया है कि जो गवर्नमेंट है, इलेक्शन कमीशन है, इवन जो कोर्ट्स है, उनको इस चीज़ का टाइमली संज्ञान लेना चाहिए कि इसके ऊपर डिसीजन हो क्या, कि जब से कोई पर्सन कन्विक्ट हुआ तब से उसके ऊपर एक्शन लिया जाए या उसके बाद में एक्शन लिया जाए, या प्रॉपर्ली, या फिर बिकॉज कोई पर्सन ने अगर फिर से उसके लिए अपील दायर कर दी तो फिर वो केस लंबा चलेगा। तो ऐसे में यहाँ पर उसका डिस्क्वालिफिकेशन क्या आप बैक डेटेड जाओगे या करंट में जाओगे या फ्यूचरिस्टिक उसके बारे में सोचोगे, ये सब चीज़ें ऑथर ने यहाँ पर बताई। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फर्स्ट ओपिनियन यहाँ पर समझते हैं। फर्स्ट ओपिनियन दो दिस इज पॉलिटिकल बट एज आई टोल्ड यू इन आवर लास्ट एनालिसिस ऑन सैटरडे दैट हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में इससे रिलेटेड एडिटोरियल्स और ओपिनियंस देखेंगे और आज ही हमने इससे रिलेटेड ओपिनियन यहाँ पे देखा है। सो व्हाट द टाइटल सेज, बैटल फॉर द सेना, द ठाकरेज आर सीडिंग ग्राउंड टू द शिंदे फैक्शन। सो यहाँ पे बात की गई महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है उसमें, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में अगर हम देखें तो देर आर टू पार्टीज जो यहाँ पर बात कर रही थी कि जो बो एंड एरो का जो साइन है दैट इज शिवसेना का जो मेन साइन हुआ करता है वो हमारा है, वो ये क्लेम करते थे। अब यहाँ पे क्या हुआ है इसके बारे में, एक फैक्शन यहाँ पे जो ठाकरे फैक्शन है वो है और दूसरा फैक्शन जो है एकनाथ शिंदे जी का फैक्शन है। तो ये पूरा यहाँ पर कॉन्ट्रोवर्सी चली और अभी यहाँ पर एकनाथ शिंदे जी गवर्नमेंट है और अभी बीच में यहाँ पर ऐसा हो गया था दोनों की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज थी, शिंदे फैक्शन की और ठाकरे फैक्शन की। अब फाइनली यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया है कि जो सिंबल रहेगा दैट इज बो एंड एरो, जो एक्चुअल सिग्नल यहाँ पर एक्चुअल सिंबल जो शिवसेना पार्टी का हुआ करता था वो अब एकनाथ शिंदे जी के पास जाएगा। अब ऐसा क्यों यहाँ पर हुआ, क्योंकि उनके पास ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या है, ज़्यादा एमएलएज की संख्या, नियरली 40 एमएलएज उनके साथ है और वही विज़ अगर हम बात करते हैं तो जो उद्धव ठाकरे जी उनके पास लगभग 13 एमएलएज है और सेम थिंग गोज विद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल। तो यहाँ पर संख्या बल यहाँ पे उनके पास ज़्यादा था, इसी वजह से यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, जो बो एंड एरो का सिंबल है, इलेक्शन सिंबल जो है वो उनको यहाँ पर दे दिया। अब यहाँ पर इससे क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पर आया तो काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि क्योंकि यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट है और इलेक्शन कमीशन को कहीं ना कहीं ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिसीजन होता है। बट यहाँ पे अल्टीमेटली अगर वो जो पूरी रिपोर्ट अगर हम पढ़ें उसके बारे में देखें, नियरली 70-80 पेजेस की जो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ने दी है उसमें क्लियरली ये साइड किया गया कि अल्टीमेटली यहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन है, जो लोग हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो इनके साथ हैं, इसी वजह से हम ये सिंबल इनको यहाँ पर दे रहे हैं। वो पूरा डिटेल्ड एनालिसिस क्यों इनका रीज़न है उन सबको यहाँ पर साइड किया गया था। अब इसी के साथ साथ यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पर ये आ गया क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर शिंदे फैक्शन ने जो ठाकरे फैक्शन उन्होंने ऑलरेडी बोला अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बट ऐसा अनलाइकली बताया जा रहा है इवन एज पर ऑथर हिमसेल्फ की आने वाले समय में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है और उन्होंने अगर कोई डिसीजन दिया रिगार्डिंग इलेक्शंस तो सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवीन नहीं कर सकता। दो यहाँ पर ठाकरे फैक्शन यहाँ पर बोल रहा है कि हम जाएंगे, डेफिनेटली यहाँ पर अपनी बात रखेंगे, बट यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है बाय मैनी एक्सपर्ट्स कि बहुत मुश्किल है कि इसको यहाँ पर सपोर्ट किया जाए या कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में, जो ठाकरे फैक्शन है उनके पक्ष में यहाँ पर जो जजमेंट है वो सुना है यहाँ पर। चलिए, सो इसी के बारे में ये था कि अभी क्या सिचुएशन है और थोड़ी पॉलिटिक्स है, बट इसका जो क्रक्स है उसके बारे में हमने यहाँ पर समझ लिया। देन सेकंड इज ऑल्डरमैन ऑल्टरकेशन बाय बेरिंग LG's nominees from voting top court has scuttled mischief in Delhi। सो यहाँ पे ऑर्डर ने बात की है कि दिल्ली, हालांकि एक और जो पॉलिटिक्स रिलेटेड यहाँ पर ओपिनियन है, सो यहाँ पे बात की गई कि दिल्ली की क्या स्थिति। दिल्ली में बेसिकली यहाँ पर हमने देखा था कि दिसंबर में यहाँ पर चुनाव हुए थे, उसके बाद जिस तरीके से अभी तक भी 3 बार ऐसी सिचुएशन हो चुकी है कि मेयर का इलेक्शन यहाँ पर नहीं हो पाया। तो अब फाइनली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और बेसिकली इशू यहाँ पर क्या था कि दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मिस्टर विनय कुमार सक्सेना जी, उन्होंने यहाँ पर 10 लोगों को एज एन इंडिपेंडेंट यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स यहाँ पे अपॉइंट कर दिया था और उसी के लिए यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने यहाँ पर अपोज किया था। उसके बाद ये काफ़ी कंट्रोवर्सी यहाँ पर चल रही थी। अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो 10 लोग रहेंगे जिनको एल्डरमैन बताया, उनको यहाँ पे जिनको नॉमिनेट किया बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना जी, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग।
जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव हुए थे 250 यहाँ पर सीट्स थी, 134 सीट्स ऑलरेडी यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जीत ली थी। 126 का जो कह सकते हैं विनिंग आंकड़ा है, बट फिर भी यहाँ पे ये इश्यूज़ यहाँ पर चल रहे हैं और 3 बार जैसे मैंने बोला आपको कोशिश कर ली गई, बट अभी तक यहाँ पे दोनों पक्ष के बीच में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में जिस तरीके का इशूज़ चला, इवन फाइटिंग भी हुई हमने देखा वहाँ पे, तो उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉपर मेयरल इलेक्शन यहाँ पे नहीं हो पाए। तो इसी वजह से यहाँ पे ऑदर ने बताया कि किस तरीके से ये पूरा टसल यहाँ पे चल रहा है। पहले का कॉन्टेक्स्ट भी बताया कि पहले जिस तरीके से 3 अलग अलग भागों में डिवाइड कर रखी थी पूरी एमसीडी को, जो दिल्ली की, दैट इज़ नॉर्दर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न, तो उस तरीके से ये पूरा चलता था। बट अब यहाँ पे इसको यहाँ पूरा चेंज कर दिया गया, नॉर्थ ईस्टर्न साउथ। फिर ये मेयर की सिचुएशन, कुछ मेयर्स ने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट है उन्होंने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में यहाँ पर अपील दायर करी, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड एडिटोरियल, एज आई टोल्ड यू। सो व्हाट द टाइटल सेज, व्हाई द कास्ट सर्वे इन बिहार वरीज द बीजेपी। सो यहाँ पे कास्ट बेस्ड सेंसस की यहाँ पर बात की गई। कास्ट बेस्ड सेंसस बेसिकली क्या होता है कि आपको हमने सेंसस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया। सेंसस का मतलब होता है हर 10 साल में जो सेंसस होता है इसके बारे में पूरा डेटा यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है। अब कास्ट बेस्ड सेंसस बेसिकली होता है कि आपके राज्य में जो या आपके देश में जो पॉपुलेशन है, जैसे ओबीसी एक कैटेगरी होगी, तो ओबीसी कैटेगरी में कौन से मतलब कौन सी जाति के लोग कितने परसेंट है वो पूरा यहाँ पे किसमें बताया जाता है, दैट इज कास्ट बेस्ड सेंसस। तो इसके बारे में जो शुरुआत यहाँ पे जो कुछ स्टेट्स ने यहाँ पर की थी, महाराष्ट्र ने हमने देखा था पहले जो पुरानी सरकार थी वो कास्ट बेस्ड सेंसस की तरफ काफ़ी पॉजिटिव थी, और अभी यहाँ पर बिहार की भी काफ़ी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। अब बिहार ने, क्योंकि यहाँ पर इसको सेंटर से सपोर्ट नहीं मिला, तो बिहार ने यहाँ पर क्या किया कि बिहार ने बोला कि हम खुद ही अपने स्टेट्स में यहाँ पर करेंगे, 2 फेजेस में इसको यहाँ पर कंटिन्यू किया जाएगा। अब जैसे इसका अनाउंसमेंट हुआ तो इसके क्या मायने हैं, क्यों यहाँ पर बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी इसको कराना चाहते हैं और क्या इसका रीज़न है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो अभी तक 2 फेजेस में होने वाला है। फर्स्ट फेज़ ऑलरेडी खत्म हो चुका है, सेकंड फेज़ स्टार्ट होगा, और अल्टीमेटली उनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो नीतीश कुमार जी की पार्टी है और उनकी जो सहयोगी पार्टी आरजेडी कांग्रेस, उनका ये मानना है कि हमारा ये पर्पज़ ये कि जो वंचित वर्ग है, या इससे हमें पता चलेगा कितने परसेंट के लोग किस पॉपुलेशन के, और उनसे रिलेटेड हम पॉलिसी यहाँ पर बना पाएंगे। बट अल्टीमेटली काफ़ी एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका अल्टीमेट रीज़न यहाँ पर ये सो दैट जो आने वाले समय में जो इलेक्शंस हैं, बिहार में इलेक्शंस तो लेट है, बट इवन 2024 में नेक्स्ट ईयर लोकसभा इलेक्शंस है, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब जो पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि ये डेटा यहाँ पर बाहर आएगा, तो उन लोगों को लुभाने के लिए यहाँ पर काफ़ी कोशिश की जाएगी सो दैट पॉलिटिक्स में गेन यहाँ पर हो सके इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर रहा। यहाँ पर दोनों ऑथर्स ने भी इसी चीज़ को हाईलाइट किया। और क्या यहाँ पर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का स्टैंड है, यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ भी बोली कि नीतीश कुमार जी का, इवन दो जब वो बीजेपी के साथ कोएलिशन में, तब भी उन्होंने कास्ट बेस्ड सेंसस को सपोर्ट किया था, और इवन बीजेपी अब यहाँ पे अगर इसको अपोज करे तो लोगों का ऐसा मानना है कि ये कहीं ना कहीं जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स या ये जिस तरीके से कास्ट बेस्ड सेंसस हो रहा है उसको अपोज कर रहे हैं, उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और इवन अगर इसके, क्योंकि इनके जो टॉप लीडरशिप उन्होंने, या यूनियन गवर्नमेंट जो है, उन्होंने पहले इसके लिए मना कर दिया दैट वी आर नॉट रेडी फॉर दिस कास्ट बेस्ड सेंसस, उसकी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। तो काफ़ी लोगों का ऐसा मानना है कि पॉलिटिक्स रिलेटेड है, बट कुछ लोगों का मानना है कि डेवलपमेंट रिलेटेड है, तो इन टाइम्स टू कम विल गेट टू नो। तो यहाँ पे बीजेपी की पोजीशन भी बता रखी है कि बीजेपी का यहाँ पर क्या पूरा कॉन्टेक्स्ट रहा, बीजेपी का क्या कहना है। और इवन जो लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा थी उसको भी यहाँ पर ओबीसी से रिलेटेड यहाँ पे रिलेट करके यहाँ पर ऑर्डर ने बताया। बट अल्टीमेटली यहाँ पर हमें ये समझना पड़ेगा कि अभी जो लीडरशिप है बिहार में जो रूल कर रहे हैं वो यहाँ पे इसके फेवर में, इसी वजह से उन्होंने इसको स्टार्ट किया। 2 फेजेज़ में यहाँ पर ये होनी है। एक फेज़ यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है, सेकेंड फेज़ यहाँ पर जल्दी स्टार्ट यहाँ पर हो जाएगा। बाय जून जुलाई 2023 इस रिलेटेड डेटा भी यहाँ पर बाहर आ जाएगा। चलिए, देन एक्सप्लेन सेक्शन, द सुप्रीम कोर्ट ऑन सील्ड कवर जुरिस्प्रूडेंस, द रूटीन हैंडिंग ओवर ऑफ सील्ड कवर्स इन कोर्ट बाय द स्टेट, द कंटेंट ऑफ विच आर अननोन टू द अदर पार्टीज ऑफन फाइटिंग फॉर लाइफ, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया। अब यहाँ पे बेसिकली सील्ड एनवलप यहाँ पे क्यों कंट्रोवर्शियल हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूज़ है इसमें पूरा बताया गया कि सील्ड एनवलप बेसिकली ये होता है कि सरकार अपनी तरफ से कुछ सील्ड एनवलप्स यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को अगर देती है रिगार्डिंग एनी प्रोसीडिंग इन हाई कोर्ट, तो उसको यहाँ पर हाईलाइट किया। ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स यहाँ पर हाईलाइट किए गए। राफेल फाइटर जेट्स का यहाँ पर बताया गया, उस समय भी यहाँ पर सरकार की तरफ से एक ऐसा सील्ड एनवलप यहाँ पर आया था। और अभी रिसेंटली अडानी हिंडनबर्ग केस में भी, क्योंकि जो अपोजिशन उनका डिमांड थी कि हम चाहते हैं कि एक अलग से यहाँ पर कमेटी बने, जेपीसी हो, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने, वो पूरा उसको ओवरलुक करे, तो बट सरकार ने उसके लिए सहमति नहीं दी। बट कुछ समय बाद सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता जी, उन्होंने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को बोला कि हम चाहते हैं, अगर आप चाहें, अपोजिशन चाहता है कि हम एक कमेटी बनाएं तो उसके लिए तैयार है, बट उस कमेटी में जो लोग
रहेंगे उनके बारे में वो हम यहाँ पे रेकमेंड करें और वो एक सील्ड एनवलप में आपको दे दे, वो कॉन्फिडेंशियल रहे और पूरी रिपोर्ट यहाँ पे दायर करें। जैसे ही वो सील्ड एनवलप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास आया, सुप्रीम कोर्ट की उस समय 3 जज बेंच थी जिसको लेड यहाँ पे ऑनरेबल CJ DY चंद्रचूड़ जी यहाँ पर हेड कर रहे थे, तो उन्होंने उसके लिए साफ़ ही मना कर दिया कि इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर नहीं चलेगी कि आप एक सील्ड एनवलप में आप ही के आपने जिनको रेकमेंड किया उनको हम कहीं ना कहीं उस कमेटी का पार्ट बना लें, तो उससे लोगों में गलत मैसेज आता है। इवन अडानी हिंडनबर्ग केस की बात की जाए तो इन्वेस्टर्स में, इंडियन इन्वेस्टर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स में यहाँ पर एक गलत मैसेज आता है। तो क्या ये सील्ड एनवलप की कहानी है, किस तरीके से ये कितने समय से चल रहा है, और अब यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इंटरवीन किया है वो अल्टीमेटली एक सिग्नल है कि इस तरीके का जो प्रोसेस है सील्ड एनवलप रिलेटिंग वो अब ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं चलेगा, और इवन इसको सुप्रीम कोर्ट या इवन कोर्ट्स में भी यहाँ पर सपोर्ट नहीं किया जाता। ये बेसिकली रिकमेंडेशन होता है, इसको यहाँ पर पढ़ते हैं क्या हुआ है। दैट इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ फ्रॉम्स रिफ्यूजल ऑफ सजेशंस ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट इन ए सील्ड कवर ऑन द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रपोज कमेटी टू इंक्वायर इनटू द हिंडनबर्ग रिपोर्ट। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया। देन सील्ड कवर डॉक्यूमेंट्स हैव बीन रिसीव्ड इन केसेस सच एज राफेल, आसाम में जो NRC की बात हुई, अयोध्या टाइटल डिस्प्यूट, गुजरात पुलिस फेक एनकाउंटर केस, और देन अभी जो मोदी जी की जो नरेंद्र मोदी जी की जो बायोपिक यहाँ पर रिलीज की गई बाय BBC, उसके बारे में बताया गया। Then the court has said that the burden would lie on the government to prove that even sharing redacted copies of the records would prove detrimental to national security and public order। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा पूरा एक्सप्लेन। इसको और पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी यहाँ पर आएगी। देन नेवी प्लान्स फॉर अनदर विक्रांत साइज कैरियर बिफोर विक्रमादित्य रिटायर। सो यहाँ पे INS इंडियन नेवल शिप विक्रमादित्य कुछ ही सालों में यहाँ पर रिटायर होने वाला है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब ऐसा ही एक और जंगी जो वेसल है उसको यहाँ पर प्रोक्योर करने की बात की जा रही है अंडर इंडिजिनस भारत, आत्मनिर्भर भारत। दैट इज नेवी प्लान्स फॉर अनदर विक्रांत साइज, मतलब इतना बड़ा, इतना ह्यूमंगस यहाँ पे जो है नेवल शिप यहाँ पे बनाने की बात यहाँ पे की जा रही है। सो दैट ये क्या होगा, किस तरीके से पूरा इसका सिस्टम चलेगा, कितना इसका पेलोड रहेगा, कितना उसकी ओवरऑल साइज़ यहाँ पर रहने वाली, उन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया। और अल्टीमेटली इसका कहीं ना कहीं जो मेजर पर्पज़ ये, क्योंकि एज आई टोल्ड यू INS विक्रमादित्य कुछ सालों में यहाँ पर रिटायर होगा, तो ऐसे में हमारी जो कह सकते हैं कि डिफेंस की कैपेबिलिटी, जो नेवी की जो कैपेबिलिटी उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए यहाँ पर दिस इज़ गोइंग टू हेल्प अस लाइक एनीथिंग। इसी तरफ यहाँ पे सरकार ने इसकी जानकारी यहाँ पर दी है कि हम यहाँ पे क्या करने वाले, कुछ ही सालों में जो है INS विक्रमादित्य जिस तरीके से यहाँ पर रिटायर होगा तो उसके लिए पहले ही यहाँ पे प्रोक्योरमेंट, उसकी प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट कर दिए, सो दैट एक इतना ही बड़ा यहाँ पर एक पूरा प्रोक्योरमेंट यहाँ पर किया जाए, उसको इंडिजिनस भारत की तरफ, आत्मनिर्भर भारत के तहत यहाँ पे बनाया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। So what the news says, corroded wires among causes of Morbi tragedy said by SIT। So यहाँ पे एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ पे बनाई गई थी जो गुजरात गवर्नमेंट ने फॉर्म की थी, और हमने देखा था एक बहुत डेडली इंसिडेंट यहाँ पे हुआ था अक्टूबर 30 को 2022 को, जब गुजरात के मोरबी में एक पुल यहाँ पर गिर गया था। उसमें लगभग 130 लोगों की यहाँ पर जान चली गई थी। इसमें महिलाएं भी थी, उसमें बच्चे भी थे, काफ़ी सारे उसमें इन्वॉल्व यहाँ पर थे, और इवन गुजरात गवर्नमेंट ने उस समय बोला था कि हम एक SIT का फॉर्मेशन करेंगे। अब SIT जिस तरीके से फॉर्म हुई, अब SIT का ये डिसीजन आया कि कॉरोडेड वायर्स जो थे, और जो पूरी टीम वहाँ पर थी जो पूरा उसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उसके ऊपर भी यहाँ पे एलिगेशंस यहाँ पर लगाए गए ओरेवा ग्रुप के खिलाफ, अजंता मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, जिसको पूरा उसको मेंटेन करने के लिए काम दिया गया था। बट यहाँ पे जो सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे बताया गया, दैट इज कॉरोडेड वायर्स, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो पूरी ट्रेजेडी यहाँ पर हुई है, और एज यू कैन सी इन द फोटोग्राफ इटसेल्फ कि काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पर जान चली गई थी। लगभग देयर आर नियरली 135 पीपल दैट वर डाइड इन दिस इंसिडेंट विच हैड हैपेंड इन मोरबी इन गुजरात। सो दिस वाज अबाउट दिस न्यूज़ कि क्या यहाँ पर हुआ है। चलिए नेक्स्ट ऑन द वर्ल्ड सेक्शन आगे बढ़ते हैं। ओके, देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑन वर्ल्ड सेक्शन, उनको पढ़ेंगे हम। फर्स्ट इज ब्लिंकन वैंग ये ट्रेड एक्यूजेशंस ओवर शूटिंग डाउन ऑफ स्पाई बलून। सो अभी यहाँ पे हमने देखा था म्यूनिच में जो एक पूरी मीटिंग यहाँ पर चल रही थी इन जर्मनी, उसमें जो US के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मिस्टर एंटनी ब्लिंकन, और US के वोंग यी जो है, जो पहले फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे और अभी जिनको पोजीशन यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल फॉरेन अफेयर्स कमीशन यहाँ पे दी गई है, मिस्टर वोंग यी, उन्होंने इसके लिए यहाँ पर पूरा डिसीजन किया है, और दोनों ने अपने आपस में यहाँ पर बातचीत की है। उस बातचीत में यहाँ पर क्या बाहर आया कि हमें यहाँ पर पिछले कुछ समय से जो दोनों देशों के बीच में US और चाइना के बीच में जो इश्यूज़ है उनको केटर करने के लिए हम यहाँ पे क्या किया जाए। उसी के लिए यहाँ पे क्या किया,
यूएस और चाइना के दोनों के जो लीडर्स हैं यहाँ पे एज यू कैन सी इन द फोटोग्राफ इटसेल्फ, अभी जो रिसेंट कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी रिगार्डिंग स्पाई बलून्स और किस तरीके से चाइना का ऐसा मानना था कि वो गलती से हमारे यहाँ से स्पाई बलून, यहाँ पर जो बलून था सिविलियन बलून था वो गलती से वहाँ चले गया, बट अल्टीमेटली यूएस का ऐसा मानना था कि स्पाई बलून था जो हमारे यहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा था, तो उसको शॉट डाउन कर दिया गया। और उसी के बाद दोनों जो इवन चाइना और यूएस के रिलेशंस हैं उसमें और ज़्यादा यहाँ पर कहीं ना कहीं खटास हमें देखने को मिली, और यूएस का ऐसा मानना था कि ये पूरा यहाँ पर जो है कॉन्कॉक्टेड था और ये चाइना के द्वारा जानबूझ के किया गया, बट चाइना का ये क्लेम था कि दैट वाज ओवर रिएक्शन फ्रॉम द साइड ऑफ बेसिकली जो यूएस जिन्होंने यहाँ पर किया था, ये चाइना का यहाँ पर मानना था। तो ये बेसिकली यहाँ पर दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी यहाँ पर चल रही है, और ये क्लियरली यहाँ पर सजेस्ट करता है क्योंकि एंटनी ब्लिंकन जी की यहाँ पर उस समय भी हमने देखा था कि एक विजिट होने वाली थी, बट उस विजिट के जस्ट पहले ही चाइना में विजिट होने वाली थी, उस विजिट के जस्ट पहले ही इस तरीके का इंसिडेंट यहाँ पे हमें देखने को मिला, उसके बाद ये कंट्रोवर्सी यहाँ पर हुई है। सो दिस वाज अबाउट दिस न्यूज़। देन अनदर न्यूज़ ऑन द राइट हैंड साइड, इजरायली एयर स्ट्राइक ऑन सीरियन कैपिटल किल्स 15 पर्सन्स इंक्लूडिंग 2 women। सो यहाँ पे इसराइल ने यहाँ पर क्या किया कि एयर स्ट्राइक की है, इसमें सीरिया में लगभग यहाँ पे 15 लोगों की जान गई है, उसमें देर आर 2 women एज वेल। अब यहाँ पे बात की जाए कि इसराइल और सीरिया के इश्यूज़ देखे तो ये बहुत पुराने हैं, और स्पेशली अभी सीरिया में वी आर ऑलरेडी अवेयर कि टर्की में जिस तरीके का अर्थक्वेक है उसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट यहाँ पे सीरिया में भी हुआ और काफ़ी लोगों की सीरिया में भी जान गई। तो ऐसे में इस तरीके का एयर स्ट्राइक यहाँ पे इसराइल के द्वारा किया जाना और उससे अल्टीमेटली यहाँ पर 15 लोगों की जान गई, तो ये एक सिग्नल है कि आने वाले समय में इसराइल के द्वारा जो अभी करंट गवर्नमेंट किस तरीके से कर रही है, इवन इसराइल में अभी जो फार राइटिस्ट जो गवर्नमेंट है जिसको लेड यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं, और इवन रिसेंटली हमने देखा था उनके खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट भी था, लोग भी सड़क पे आ गए। तो अब ये यहाँ पे एयर स्ट्राइक करना वो कहीं ना कहीं गलत हो सकता है आने वाले समय में, और हमें जिस तरीके की रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है वैसी ही कुछ सिचुएशन यहाँ पे आने वाले समय में स्पेशली इन द मिडल ईस्ट वेस्ट में देखने को मिल सकती है। Then this was about this earthquake, that is Turkey ends quake rescue efforts except in 2 worst affected provinces officials। तो टर्की में जो अर्थक्वेक पूरा आया है उसमें अभी यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि लोगों को निकाला जा रहा है, काफ़ी सारी डेड बॉडीज़ यहाँ पे निकली, नियरली 40,000 लोगों की यहाँ पर जान गई है अगर हम देखें ओवरऑल, और अगर मोर देन 40,000 इन टर्की इटसेल्फ, और वही अगर सीरिया को भी इंक्लूड किया जाए तो नियरली 45,000 पीपल हैड डाइड। सो ऐसे में यहाँ पर अब यहाँ पे जो अर्थक्वेक था, क्योंकि हमें पता है कि ऑलरेडी काफ़ी सारे प्रोविंसेस में इसका इम्पैक्ट था, तो अब यहाँ पे ये देखा गया कि कुछ ही एरियाज ऐसे दैट इज़ 2 प्रोविंसेस उनको यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है और उन्हीं को यहाँ पर केटर किया जा रहा है, बाकी जगह सिचुएशन जो है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं नॉर्मल है, ऐसा यहाँ पर इस न्यूज़ में बताया गया। इसी वजह से टर्की एंड्स क्वेक रेस्क्यू एफर्ट्स एक्सेप्ट इन 2 वर्स्ट अफेक्टेड प्रोविंसेस सेड बाय एन ऑफिशियल। So herein I conclude with today's session. So that's all from my side. Thanks for watching.